नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। महाराष्ट्र में क्या वसूली से महाविकास अघाड़ी की गाड़ी खींच रही है? किन किन मंत्रियों के पास वसूली का फंड जमा हो रहा है? राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख के ऊपर कभी उनके ही खास रहे सचिन वाजे ने जो आरोप 100 करोड़ महीने की वसूली का लगाया है, उसने न केवल उनके ऊपर बल्कि पूरी महाराष्ट्र सरकार की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है, या यूं कहा जाए कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। इतना ही नहीं, सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि अगर एक महीने का टारगेट एक मंत्री की तरफ से सेट किया गया तो क्या हर मंत्री ने अपने अपने विभाग के टारगेट फिक्स कर रखे थे? सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर क्या वसूली का खेल खेला जा रहा था? यह सवाल हम नहीं बल्कि बीजेपी वाले लगातार पूछ रहे हैं। वाजे एंड कंपनी में कौन कौन शामिल है? उस वसूली कंपनी का बॉस है कौन? इसको लेकर एनआईए और एसडीएस के तार जोड़ने में फिलहाल दोनों ही टीमें लगी हुई है। जांच लगातार आगे बढ़ रही है। एक एक करके तमाम बड़े खुलासे आए दिन सामने आ रहे हैं। और ऐसे में महाराष्ट्र में वसूली के इन आरोपों के बीच जो सियासी घमासान मचा हुआ है, भूचाल आया हुआ है, बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। मसलन महाराष्ट्र में वसूली से किसका किया जा रहा है विकास? बहुत बड़ा सवाल। क्या विकास की आड़ में दरअसल वसूली का पूरा खेल वहां पर खेला जा रहा था? क्या महाराष्ट्र में मंत्रियों ने अपने अपने टारगेट सेट कर रखे हैं? एक मंत्री को अगर 100 करोड़ चाहिए तो क्या बाकी के मंत्रियों ने भी अपने अपने विभाग में इस तरह का टारगेट दिया हुआ था? क्या महाराष्ट्र में ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर खुला खेल चल रहा है? वाजे की डायरी के कोड आखिर डिकोड कब होंगे, और जब डिकोड होंगे तो किस किस का पर्दाफाश होगा? कौन कौन से चेहरे बेनकाब होंगे? क्या कहती है उद्धव ठाकरे की इस पूरे मामले पर चुप्पी? यह भी बहुत बड़ा सवाल है। और आज सारे सवालों का जवाब ढूंढने के लिए, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक पूरा खास पैनल इस समय जुड़ा हुआ है। पैनल का मैं तारुफ आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी नेता अरविंद सिंह जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ शिवसेना प्रवक्ता अभिषेक अग्निहोत्री जी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका भी। पूर्व डीजीपी एमसी द्विवेदी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका भी। ऋषि मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। ऐसे में सबसे पहले आप सभी मेहमानों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं। चर्चा की शुरुआत अभिषेक अग्निहोत्री जी आप ही के साथ। एक बार फिर से मेरा वही सवाल है, ये महाराष्ट्र में चल क्या रहा है? अब तो एक और बंद सामने आता हुआ, ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर भी वसूली का मामला सामने आ रहा है। एक एक मंत्री की तरफ से अगर 100 करोड़ का टारगेट रखा जा रहा है तो बाकी मंत्रियों का क्या हाल होगा? बीजेपी लगातार हमलावर होती हुई एक के बाद एक मामले में जांच पड़ताल की मांग करती हुई, क्या कहेंगे? आपकी सरकार संकट में, आप तो एक एक सवाल का जवाब देना होगा। शिल्पा जी, बिल्कुल मैं आपकी बात से मैं बिल्कुल जो है कोई इत्तेफाक बहुत ज़्यादा नहीं रख पा रहा हूँ। कारण क्या है कि सबसे बड़ी समस्या ये जो मुंबई से लेकर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दिल्ली तक सर दौड़ लगा रहे हैं, ये दौड़ कहीं उनको सफलता प्राप्त होने वाली नहीं है। जिसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि बहुत जल्दबाजी में रहते हैं। वो जल्दबाजी में इस तरह के रहते हैं कि उनके मैंडेट ना होने के बावजूद भी 105 विधायक लेके अपना जो है मुख्यमंत्री बन जाते हैं 19 नवंबर 2019 को, लेकिन ठीक 3 दिन बाद उनको इस्तीफा देना पड़ता है और वो बड़े जो है मायूस होकर कहते हैं कि मैं अपना मैंडेट साबित नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये जल्दबाजी जो है उनकी ये बहुत बड़ी समस्या उनके लिए पैदा करने वाली है। तो ये जल्दबाजी जो है, ये जांच में भी जल्दबाजी अपना रहे हैं। तो ये जांच का जो विषय है उसको बहुत ज्यादा हम लोग तूल देने का प्रयास अभी जो कर रहे हैं वो नहीं करना चाहिए। हमें जांच का इंतजार करना चाहिए। एनआईए अपने स्तर पर जांच कर रही है, उसके बाद आपकी एटीएस वहां की जो लोकल पुलिस है वो अपने स्तर जांच कर रही है। तो हमें जांच का इंतजार करना चाहिए। और बात जो घोटाले कर रहे हैं, हर मंत्रियों को जो एक फंडा सेट करने की बात कर रहे हैं, तो ये पूर्व में हम उत्तर प्रदेश में कई चीजों में देख चुके हैं किस तरह से यहाँ ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा लिया जाता है। कई पुलिस अधिकारी लखनऊ आके और पोस्टिंग और ट्रांसफर का पैसा उठाते हैं, उसके बाद जो है वो उसको पैसा कहाँ तक पहुंचाते हैं, तो खैर जांच का विषय होना चाहिए। जांच का विषय होना चाहिए। चलिए ठीक है, ऋषि मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसका जवाब मैं अरविंद जी से लूंगी। हाँ बोलिए जल्दी से सर। दूसरी बात, यहाँ पे घोटाले की बात कर रहे हैं। हाँ? 100 करोड़ का जो 100 करोड़ घोटाला जो चिन्हित किया गया, जिन प्रतिष्ठानों से लिया गया है, वो वास्तविकता में पूछे क्या प्रतिष्ठान 22 मार्च जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, क्या उसके बाद जो प्रतिष्ठान खुल भी रहे हैं? हाँ। चाहे लॉन्च हो, चाहे हुक्का बार हो या कोई बार हो, इस तरह का कोई जो डांस बार हो, क्या वो प्रॉपर वे में चल रहे हैं? ये जांच का विषय ये भी है। जो वहाँ प्रतिष्ठान जो ये जिनकी ईमानदारी जागृत हुई है हमारे पूर्व कमिश्नर की, ये ईमानदारी ये जो है उसके पहले कहाँ थी? जब वो फंसते हुए नजर आए तो उनकी आज ईमानदारी जागृत हो गई है। चलिए ठीक है, ऋषि मिश्रा, इस पूरे मामले में अब तक जो भी अपडेट्स निकलकर सामने आई हैं, जो भी चौंकाने वाले खुलासे अब तक सामने आए हैं, आपका विश्लेषण इस पूरे मामले को देखते हुए क्या कहता है? पहले परमवीर सिंह की चिट्ठी और उसके बाद आप पूर्व इंटेलिजेंस कमिश्नर रश्मि शुक्ला की चिट्ठी, क्या लग रहा है? क्या वाकई में वहां पर वसूली का इस हद तक खेल खेला जा रहा था? और जो अब उजागर हुआ है तो शिवसेना एनसीपी वहां पर बौखलाई हुई है, बौखलाहट उनकी नजर आने लगी है।
देखिए, फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचने से पहले ये हम कह दें कि ये इन्वॉल्व थे या फन्ना लोग इन्वॉल्व थे, ये प्री मैच्योर होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक बड़े राज्य के गृह मंत्री पे तत्कालीन पुलिस कमिश्नर ने आरोप लगाया है कि गृह मंत्री ने एक सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी को ये फरमान जारी किया था कि उनको इतना अमाउंट महीने में चाहिए। नंबर 2, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि परमवीर जी अब ये सवाल क्यों उठा रहे हैं। परमवीर जी जब पुलिस कमिश्नर थे, देखिए ये घटना जब पुलिस कमिश्नर थे तब वो हुआ होगा। जब परमवीर जी पुलिस कमिश्नर थे और उनके संज्ञान में ये तथ्य था, तो परमवीर जी ने सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को क्यों नहीं सूचित किया। जो आज पत्र लिख रहे हैं, उनका जब ट्रांसफर हो गया तो उनके कैरेक्टर पे भी सवाल उठता है कि जब आपको पुलिस कमिश्नर के पद से हटा दिया गया तब आप पत्र लिखते हैं, और ऐसे पत्र लिखते हैं, वो आईपीएस हैं, तेज तर्रार एक अधिकारी रहे हैं। उस लेटर में आप देखेंगी तो वहाँ पे उस लेटर में साइन भी नहीं है उनका। तो कई सवाल ऐसे उठते हैं, बिल्कुल जांच होनी चाहिए। एक महाराष्ट्र के गृह मंत्री और पुलिस कमिश्नर पे इस प्रकार का आरोप है। नंबर 3 कि वाजे जैसे छोटे अधिकारी अपने से सीनियर अधिकारी को अंडर एस्टिमेट करके आप डायरेक्ट पुलिस कमिश्नर से मिलते हैं। पुलिस कमिश्नर से उनको वाजे साहब का क्या संबंध था, क्या वाजे पुलिस कमिश्नर के साथ पे काम कर रहे थे या किसी पॉलिटिशियन के साथ पे काम कर रहे थे, ये जांच का विषय है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि कम से कम इसका इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होना चाहिए। एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में इसका जांच होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। क्योंकि सवाल सरकार की क्रेडिबिलिटी और मुंबई पुलिस की क्रेडिबिलिटी को लेकर है। बिल्कुल, और ऐसे में जवाब मिलने चाहिए ही चाहिए, सच सामने आना ही चाहिए। हमारे साथ पूर्व डीजीपी एमसी द्विवेदी भी जुड़े हुए हैं। एमसी साहब, आप पुलिस सेवा में रह चुके हैं, आप बेहतर तरीके से समझा पाएंगे, दर्शकों को बता पाएंगे कि आखिरकार सचिन वाजे की इतनी हिम्मत हो कैसे गई, किस किस का संरक्षण संभवतः नजर आता है। क्या किसी बड़े व्यक्ति का, बड़े शख्स का उसके सर पर हाथ रहा होगा जो इस हद तक वो जरूरत कर पाया। जिस तरह के खुलासे आए दिन सामने आ रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, और अब सचिन वाजे की एक डायरी भी मिली है जिसको फिलहाल कोडिंग डिकोडिंग के तहत अध्ययन किया जा रहा है। जो भी कोड वर्ड्स उसमें लिखे गए थे उन्हें डिकोड करने की कोशिश की जा रही है, ताकि उन चेहरों को बेनकाब किया जा सके जिस पूरे खेल में शामिल थे, अगर खेल हुआ है तो। आपको क्या लगता है द्विवेदी जी? देखिए, ये तो सही है कि तथ्य 100% तो जांच के बाद ही पता चलेंगे, लेकिन ये भी सही है कि जब अधिकारी किसी के विभाग में काम कर रहा होता है तो सामान्यतः वो अपने किसी सीनियर की या किसी मंत्री की शिकायत नहीं करता है, जानते हुए भी। हम लोगों सभी के साथ होता रहा, जानते हैं सीनियर या मंत्री लोग बेईमान हैं, लेकिन हम लोग शिकायत नहीं करते, क्योंकि उल्टा अपने ही पे वो उसका असर अपने पे पड़ जाता है। तो ये बात कही गई जो अभी कि पुलिस कमिश्नर होते हुए उन्होंने क्यों नहीं किया, ये सभी करते हैं, कोई वो अकेले नहीं, सीनियर की शिकायत नहीं करते क्योंकि उसका खुद सफर करना पड़ता है। तो लेकिन इस प्रकरण में चूंकि तो क्या अब जब परमवीर सिंह फंसे और उनका एक तरीके से डिमोशन हुआ मामले में, वो जिस तरह से फंसते हुए नजर आए, अब उनको ये लगा कि हम तो डूबेंगे, आपको भी ले डूबेंगे सना। अब एक एक करके तमाम खुलासे कर रहे हैं। ये देखिए, ये बात ऐसा, ये कंक्लूजन मैं नहीं निकालूंगा। मैं समझता हूं कि उन्होंने जब वो हटा भी दिए गए और उनके खिलाफ जब आरोप लगाना शुरू कर दिया गया अपने बचाव में, गृह मंत्री ने अपने बचाव में उनके खिलाफ आरोप लगाना शुरू किया, तब उन्होंने ये बात खोली है और तब ये शिकायत की है। लेकिन पहले नहीं किया। ये सामान्य व्यवहार है अधिकारियों का कि सीनियर की शिकायतें हम नहीं करते, हम चुप रहते हैं, जानते हैं बेईमान है लेकिन चुप रहते हैं। तो कोई ऐसी खास बात, लेकिन ये उनका ये करना, और साथ में जो वहाँ के इंटेलिजेंस कमिश्नर थी मिसेस शुक्ला, उनके द्वारा पहले यही कहना कि रुपए लिए जा रहे हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग में रुपए लिए जा रहे हैं, ये तो कॉमन सेंस से ऐसा लगता है कि इन आरोपों में बहुत सत्यता है, बहुत कुछ सत्य है। और हम ये भी जानते हैं ये कोई महाराष्ट्र की अकेली बात नहीं है, दूसरी जगह भी बहुत जगह ऐसा होता रहा है इसके पहले।
मुख्यमंत्री लोग स्वयं पैसे लेते रहे हैं। इसमें तो गृह मंत्री पर शिकायत है, मुख्यमंत्री भी हमारे उत्तर प्रदेश में लेते रहे हैं। हाँ। ये हम लोग जानते हैं। हाँ। और इसको ओपन किसी ने किया ना हो किया, लेकिन जनरल पब्लिक जानती है। हाँ। तो वाजे के थ्रू लेकिन अभी इतना बड़ा मामला सामने आने के बाद एमसी द्विवेदी साहब पूरी मुंबई पुलिस की क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़े हो रहे हैं, विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कैसे जनता विश्वास कर पाएगी कि जो लोग रक्षक बने बैठे थे वही भक्षक निकल आए? जहां तक करप्शन का सवाल, देखिए पुलिस में करप्शन है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन भारत का ऐसा कौन सा विभाग है जिसमें करप्शन कम है, जिसको मौका जहां मिल रहा है, मतलब 10-5% लोगों को छोड़ के जिसको जहां मौका लग रहा है वहीं पर वो पैसा कमा रहा है। तो करप्शन तो है ही। तो इसको कोई, लेकिन ये अवश्य है कि गृह मंत्री की तरफ से इंस्पेक्टर से ये कहना कि 100 करोड़ इकट्ठा करो, ये नई बात है। इस तरह इतना बड़ा इस तरह का मामला आज से पहले कभी सामने आया नहीं और इतनी बड़ी अमाउंट का कभी भी नहीं आया। चलिए ठीक है, ये नहीं आया। हाँ। अगर कहा भी जाता तो सचिव से या किसी बड़े से कह सकते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर से 100 करोड़ प्रतिभा इकट्ठा करना ये बिल्कुल नई चीज, नई बात है। अरविंद जी आपके पास आते हैं। महत्वपूर्ण हो गया है। ठीक है, महत्वपूर्ण हो जाता है, इस लिहाज से काफी ज्यादा। ये अरविंद जी आपके पास आते हुए, आप तो मान लो पूरे मामले की जांच पड़ताल किए बैठे हैं। जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस रविशंकर प्रसाद जी की तरफ से की गई, ऐसा लग रहा था सारे सबूत मानो उनके हाथ में है और वो तो बस एक एक करके वार पे वार किए जा रहे थे और दिखा रहे थे कि देखिए महाराष्ट्र के अंदर किस तरह से पूरा वसूली गेम खेला जा रहा है। आखिरकार अगर इतने ही सबूत है तो फिर दे दीजिए ना एनआईए को, दे दीजिए जांच एजेंसी इसको। इस इन आरोपों के पीछे इतनी कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? क्योंकि तमाम लोग कह रहे हैं कि जांच का इंतजार कर लेते हैं, आप लोग इतने उतावले क्यों? आपकी इस उतावलेपन पर सवाल उठ रहे हैं। देखिए हम कहा कह रहे हैं कि बिना जांच किए किसी को सजा दे दीजिए, लेकिन तथ्य क्या है ये तो जांच के बाद ही पता लगेगा ना। और राज्य के जब गृह मंत्री के ऊपर आरोप है तो उनके सत्ता में रहते और गृह मंत्री रहते जांच तो नहीं हो सकती है। और उनको क्यों नहीं मान रहे हैं कि यदि उनके ऊपर आरोप लगा है तो या तो केंद्रीय एजेंसी उसकी जांच करे या न्यायिक जांच हो उसकी, और उससे भी ज्यादा आवश्यक है कि उस पद से वो हटे। ये तो सर्वमान्य तथ्य है ना, लेकिन इसको स्वीकार करने के लिए वो तैयार नहीं है। एनसीपी डरी हुई है, कांग्रेस डरी हुई है और साथ में शिवसेना डरी हुई है, क्योंकि महाराष्ट्र में भयंकर करप्शन हुआ है, भयंकर वसूली की गवर्नमेंट चली है और इनको पता है कि बात जब चल रही है तो बहुत दूर तक जाएगी। और आप देखिएगा अभी तो ये झांकी है, बड़े बड़ों को इस केस में जेल के अंदर जाना बाकी है। ठीक है, ऋषि जी जवाब देना चाह रहे हैं, उसके बाद डॉक्टर सुनील। मैं भाजपा के जो नुमाइंदे हैं उनको बताऊं, देखिए 2-3 बात भाजपा भी सवाल उठ रही है कि देवेंद्र फडणवीस के पास उनके कॉल डिटेल का, परमवीर सिंह के कॉल डिटेल का सीडीआर कहाँ से मिला? जब आप विपक्ष में हैं, मुझे बोलने दीजिए नेताजी, ये बताइए अरविंद सिंह साहब कि आपके पास कॉल डिटेल कौन दे रहा है? सीडीआर का डिटेल देवेंद्र फडणवीस जो विपक्ष के नेता हैं, और शिल्पी जी ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है कि आप हर दिन नए खुलासे कर रहे हैं। ये खुलासे आपको कहां से मिल रहे हैं ये आपको भी बताना होगा, क्योंकि आप वहां सरकार गिराने का हर कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ मैं एक महत्वपूर्ण बात बताऊं आपके दर्शकों को कि शरद पवार के लिए भी ये गले की हड्डी बनती जा रही है, क्योंकि अनिल देशमुख कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, वो विदर्भ के बहुत बड़े नेता हैं और विदर्भ में शरद पवार घुसपैठ करना चाहते हैं। विदर्भ वो एरिया है जहां आरएसएस का मुख्यालय है नागपुर, और विदर्भ से वो ये उनका साथ 5वां या 6ठा टर्म है अनिल देशमुख जी का, और अनिल देशमुख वहाँ के स्ट्रॉन्ग नेता हैं। और अनिल देशमुख शरद पवार के आंख नाक का माने जाते हैं, और अजीत पवार को बैलेंस करने के लिए ही उनको गृह मंत्री बनाया गया था। तो ये बात बिल्कुल सही है, यदि अनिल देशमुख पे 2 आईपीएस ने आरोप लगाया है तो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है। और शरद पवार को भी ये होना चाहिए, यदि अनिल देशमुख पे सवाल उठा है तो कहीं न कहीं जांच होनी चाहिए, क्योंकि एक गृह मंत्री पे सवाल उठाया है। लेकिन शरद पवार जिस प्रकार से उनका बचाव कर रहे हैं, मुझे आश्चर्य होता है, क्योंकि बिना अनिल देशमुख शरद पवार के इशारे से कोई भी काम नहीं कर सकते। डॉक्टर सुनील कौशिक, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास चर्चा में। आप ये बताएं कि इतना बड़ा मामला सामने आने के बाद तमाम खुलासे हो रहे हैं, तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, बीजेपी जबरदस्त तरीके से बात पलटवार करती हुई, सीएम ने क्यों चुप्पी साधी हुई है? उनकी तरफ से एक भी जवाब अब तक सामने क्यों नहीं आ पाया है? मुंबई की इज्जत का ये सवाल है, मुंबई पुलिस की इज्जत का ये सवाल है। देखो,
शिल्पा बड़ा समीक्षा करनी पड़ेगी इस मुद्दे की। हम लोग शायद दूसरी या तीसरी बार डिबेट इसका कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री से मुलाकात परमवीर जी की होती है, उसके बाद उनका कई ट्रांसफ़र होता है, बट ट्रांसफ़र हो जाने के बाद दूसरे दिन ये सारी चीज़ें निकल के आती हैं। तो अब ये देखना पड़ेगा कि क्या वास्तव में मुख्यमंत्री भी इसमें संलिप्त थे, या मुख्यमंत्री के इशारे पर गृह मंत्री को ऊपर जो आरोप थे और जो पुख्ता सबूत परमवीर जी ने दिखाए, क्या मुख्यमंत्री जी परमवीर के कंधे पर बंदूक रख करके चलाने का प्रयास कर रहे हैं? क्योंकि इतने बड़े आईपीएस, इतने सीनियर आईपीएस के आरोप के बावजूद भी तो मुख्यमंत्री की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती है और उस आईपीएस को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े। ठीक है, ठीक है कौशिक साहब, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी। यहाँ पर टेक्निकल एरर की वजह से आपकी आवाज ऑन एयर नहीं जा पा रही है। जब तक पीसीआर ठीक कर रहा है, मैं अभिषेक अग्निहोत्री जी के पास जाना चाहूंगी। अभिषेक जी, यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि सीएम उद्धव ठाकरे की चुप्पी आखिरकार क्यों और कब वो सामने आएंगे? साथ ही आप पर आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से कि एनसीपी डरी हुई है, शिवसेना बुरी तरह से डरी हुई है, आप लोग डरे हुए हैं, दाल में कुछ काला है क्या, इसलिए डरे हुए हैं? दोनों सवालों का जवाब दीजिएगा। शिल्पा तोमर जी, शिल्पा तोमर जी, मैं आपके माध्यम से दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ जी कि सबसे बड़ा कारण क्या है? डर हमारे अंदर नहीं, जबकि डर भाजपा को आज से नहीं सता रहा। 23 नवंबर सन 2019 को जब देवेंद्र फडणवीस जी दोबारा शपथ ले लेते हैं, उसके बाद उनके पास मैंडेट नहीं होता और 26 तारीख को उनको इस्तीफा देना पड़ जाता है। ये जो डर है, वो गुस्सा है, जो खींच है, वो देवेंद्र फडणवीस जी के अंदर। दूसरी, मैं 100 बार कहूंगा, बात बदल नहीं सकती है। आपके ऊपर करप्शन का आरोप लगा है, उसका जवाब नहीं देकर बार-बार एक ही मुद्दे को दोहरा रहे हैं ताकि मुद्दे पर आते हैं, मुद्दे पर आते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मुद्दे पर आते हैं अभिषेक जी, मुद्दे पर जो मैंने आपसे सवाल किया था, सीएम की चुप्पी मैंने आपसे पूछी थी, और क्या आप लोग वाकई में डरे हुए हैं? क्योंकि वहां पर मुंबई में क्या विकास की आड़ में वाकई में वसूली का खेल चल रहा था, जो कि उजागर हो गया है? इस पर जवाब दीजिए। बिल्कुल, मैं उसी शिल्पा जी वापस आना चाह रहा हूँ। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो चुप्पी सीएम की कोई सीएम मुख्यमंत्री किसी प्रकार की चुप्पी नहीं साधे। माननीय उद्धव साहब डे वन से इस बात को कह रहे हैं कि हमारी जो वहाँ की लोकल एटीएस वगैरह जो टीम है वो निष्पक्ष जांच कर रही है। उसके साथ ही जो इनकी जो केंद्रीय जितने भी एजेंसियां ना, केंद्रीय एजेंसियों को इस तरह दुरुपयोग किस तरह से करते हैं, निरंकुश करा के उसको दुरुपयोग करते हैं, ये किसी छुपा नहीं है। सरकार जो है, अच्छा, मुंबई में कुछ नहीं हुआ, ये केंद्र सरकार है जो अपनी जांच एजेंसी का दुरुपयोग कर रही है, ये कहना चाह रहे हैं? प्रकरण में आप लोग देख चुके हैं। ठीक है, अरविंद जी जवाब देना चाह रहे हैं। ये खादी और वर्दी का प्रयोग ये भाजपा वाले कैसे करते हैं? जिसका उदाहरण है बिहार के IPS बैंक के अधिकारी थे, ये उसका ताजा उदाहरण है। उन्होंने किस तरह से उपयोग किया, उसके बाद अभिषेक जी सवाल तो सुन लीजिए, अभिषेक जी सवाल तो सुन लीजिए, ये बात किसी छुपी नहीं है। अभिषेक भैया, थोड़ा अनुभव ले लो। सचिन वाजे आप ही के प्रवक्ता थे ना पहले, पुलिस में रिज्वाइन करने से पहले। जो शिवसेना का प्रवक्ता होगा, उद्धव ठाकरे के बहुत क्लोज था, उद्धव ठाकरे के यहाँ सचिन वाजे की एंट्री थी, संजय राउत के यहाँ सचिन वाजे जो एक एपीआई था, पुलिस का यहाँ पे डीजीपी साहब बैठे हैं। एपीआई का क्या हैसियत होता है? एपीआई का क्या हैसियत होता है कि मुख्यमंत्री की डायरेक्ट एंट्री होती है? एपीआई का क्या हैसियत होता है कि डायरेक्ट एंट्री होती है? उसकी हैसियत की ही जांच हो रही है। कमिश्नर पहले क्यों नहीं हुई? जब पुलिस जाके उनको पावर कैसे दी गई है, जांच उसी की हो रही है। परमवीर सिंह जी की जो कलम है वो आपके द्वारा पकड़ाई गई, जो पत्र है वो आपके द्वारा लिखाया गया है। सिर्फ राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने का प्रयास आप लोग कर रहे हैं। जहां भाजपा की सरकार नहीं है, मुझे ब्रेक पर जाना होगा, लेकिन डॉक्टर सुनील कौशिक पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह से आरोप यहाँ पर शिवसेना की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि कुछ नहीं है, सब कुछ यहाँ पर चीजें नॉर्मलाइज है, बस यहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने की कोशिश है बीजेपी की। क्या वाकई में ऐसा संभव है? इतना बड़ा मामला सामने आने के बाद क्या इतना सा ये कारण हो सकता है? देखो शिल्पा, परमवीर जी पहली बार इस तरीके से सुर्खियों में नहीं है। हाँ, परमवीर जी कई बार सुर्खियों में रह चुके हैं और निश्चित तौर से महाराष्ट्र में तेज तर्रार आईपीएस में उनकी गिनती है। बिल्कुल, और वो एक प्रतिष्ठित आईपीएसों में उनकी गिनती होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। इससे पहले भी वो देवेंद्र जी की सरकार में एंटी करप्शन डीजी थे और एंटी करप्शन डीजी रहते हुए उन्होंने तमाम केस सॉल्व किए।
लेकिन बस सवाल ये उठता है कि मुख्यमंत्री से मिलने के बाद यदि परमवीर जी का ट्रांसफर होता है और लेटर बम जो आता है उसमें मुख्यमंत्री की चुप्पी कुछ इशारा करती है। हाँ। क्या वास्तव में मुख्यमंत्री जी परमवीर जी के माध्यम से गृह मंत्री को टारगेट कर रहे हैं जो हाँ। गठबंधन के धर्म में रहते हुए उनको न हटा पा रहे हैं? या दूसरी चीज क्या है कि परमवीर जी को ये लगता था, इसमें कोई दो राय नहीं है, कि एनआईए ने जिस तरीके से उठाया सचिन जी को, उसके बाद कहीं लगा कि मेरा नंबर तो नहीं है। तमाम ऐसी स्थितियां, ऐसे संकेत मिल रहे थे। ठीक है। तो मुझे लगता है कि लेटर बम के माध्यम से उन्होंने साधने का प्रयास किया हो हाँ। कि कहीं न कहीं बीजेपी भी सज जाएगी, मुझ पर आरोप नहीं लगेगा। जिस तरीके से देवेंद्र जी के शुरू के बयान देखो, वो परमवीर जी पर हावी हो रहे थे, परमवीर जी पे तमाम आरोप थे। हाँ। और ये भी कहा, बीजेपी कह रही थी कि परमवीर जी के रहते हुए कुछ है, तो कहीं न कहीं सवाल परमवीर जी पे भी उठते हैं। हाँ। तो ये सवाल उठता है कि आप परमवीर जी कोई राजनीति कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा मैं कहूंगा, हाँ। द्विवेदी जी साहब ने अभी कहा मुझसे पहले कि मुख्यमंत्री भी लेते रहे हैं। द्विवेदी जी उत्तर प्रदेश में बड़ा लंबा कार्यकाल द्विवेदी जी का रहा है और मुझे लगता है कि इनके कार्यकाल में कम से कम 8 से 10 मुख्यमंत्री बदले गए होंगे। उस समय क्या द्विवेदी जी साहब ने ऐसा चलन देखा? क्या आवाजें नहीं उठाई? क्या आवाजें नहीं उठाई तो क्यों नहीं उठाई? और आज रिटायरमेंट के बाद ये बड़ा स्वीकार आराम से कह रहे हैं टीवी चैनल पे बैठ के द्विवेदी जी साहब, तो मुख्यमंत्री तक भी पैसा जाता रहा है। तो ये लोकतंत्र का दुर्भाग्य है कि यदि ऐसे आईपीएस रहते हुए भी यदि उसका हिस्सा रहे हों या उनकी आंखों के सामने ये खेल चलता रहा हो, ठीक है। और वो उस समय कुछ न कह पाए, जब उनके हाथ में कुछ नहीं रहता है तब वो जाके ये ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा सा कहीं न कहीं चुप। चलिए ठीक है, ये सारे सवालों के जवाब लेंगे। द्विवेदी साहब, आपके पास आते हुए, क्या हर राज्य में इस तरह का खेल खेला जाता है? आप इस बात को ऑन एयर स्वीकार कर रहे हैं? कोई भी राज्य, कोई भी प्रदेश इससे अछूता नहीं है, बस मामला इतना सा है, किसी का भेद खुल जाता है, किसी का नहीं खुलता। मैं ये कहूंगा कि अधिकतर, हर एक के लिए नहीं मैं कहता हूँ, हाँ। लेकिन अधिकतर प्रदेशों में या अधिकतर नेताओं में ये करप्शन वाली शिकायतें रहती हैं और हम लोग जानते हैं, अधिकारी सब आईएएस आईपीएस जानते हैं, हाँ। परंतु ऐसे नियम है कि उनके अंतर्गत आप अपने से सीनियर की शिकायत नहीं कर सकते और आपको मुख्यमंत्री की शिकायत करनी है तो किससे करने जाएंगे और वो उनके खिलाफ कौन कोई एक्शन ले सकेगा? प्राइम मिनिस्टर भी जानते रहते हैं कि हमारा ये मुख्यमंत्री करप्ट है और कुछ नहीं कर पाते हैं। हाँ। तो कोई आईपीएस हो जाने से कोई ऐसी पावर नहीं आ जाती है कि हम सभी कुछ सबके खिलाफ कर सके, उसमें सबके नियम होते हैं। दूसरी बात यह है कि जो सरकारी अधिकारी होता है, कर्मचारी होता है, वो समाज सुधारक नहीं होता है। उसको तो सरकार के नियमों के अनुसार कार्य करने के लिए वो नौकरी करता है और अपनी नौकरी बचाने के लिए भी करता है। इसलिए ये कहना कि क्यों नहीं परमवीर ने तब क्यों शिकायत नहीं की, मैंने कहा बिल्कुल उचित किया उन्होंने शिकायत नहीं की, क्योंकि बिलाबाद में हटा भी दिए जाते और उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई होती। वो तो जब जबरदस्ती उनकी गर्दन फंसाई जा रही है, हाँ? तो उन्होंने आके ये सब बातें कही है। कौन फंसाता है सर? अब कोई बंधन नहीं है आपके ऊपर, आप हाँ। सरकारी सेवा में नहीं है, हाँ। लेकिन जो आपने आंखों से देखा है और अभी आपने कहा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी लेते रहे हैं, तो मुझे लगता है कि घोषणा आप नाम खोल देना चाहिए आपको कि ऐसे कौन से मुख्यमंत्री रहे हैं जो इसका हिस्सा रहे हैं, जो आपने आंखों से देखा और महसूस किया है। तो अब तो आपके ऊपर कोई बंधन नहीं है, कितने सालों का कोई कार्रवाई होने वाली नहीं है। लेकिन लोकतंत्र में यदि ऐसा चलता रहा है, हाँ। तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अब ऐसे लोगों को एक्सपोज कर दिया जाए कि वास्तव में कौन से नाम थे जो मुख्यमंत्री रहते हुए रिस्पॉन्स लेते रहे। जी नहीं तो उससे क्या हो जाएगा ये बताएं, हमारा क्या हो जाएगा? क्या उनके वोट कम हो जाएगा? अब हो नहीं जाएगा। द्विवेदी जी, आप अपना धर्म निभाइए, जनता अपना धर्म निभाएगी। जनता के समझ जब ये बातें जाएंगी तो वो भी तो देखेगी जनता। अब ऐसा नहीं हम नहीं कहेंगे, आप कहिए हम आपके साथ हैं। ऐसे लोगों को एक्सपोज करने के लिए जनता निर्णय लेगी कि वो सत्ता के केंद्र में कभी रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। और अगर वाकई में आईपीएस ऑफिसर्स की इस हद तक मजबूरी होती है तो बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जो आईपीएस अधिकारी बनना चाहते हैं, इस समाज को सुधारना चाहते हैं, क्या वो हतोत्साहित नहीं हो जाएंगे? मैंने कहा कि आईपीएस अधिकारी समाज सुधारक नहीं होता है, वो गवर्नमेंट सर्वेंट होता है। वो शासन के अंतर्गत
काम करने वाला उसका जनसेवक होता है और उसके नियमों के अंतर्गत ही उसे काम करना पड़ता है। ठीक है, ऋषि मिश्रा जी जवाब देना चाह रहे हैं। हरियाणा में ही आपने एक आईपीएस अधिकारी को देखा होगा, या उत्तर प्रदेश में ही देख लीजिए अमिताभ ठाकुर साहब ने, चाहे भाजपा हो या सपा की सरकार हो, उन्होंने समझौता नहीं किया और उनको इसका एवज ये मिला कि उनके जूनियर एडीजी डीजी हो गए, आज भी आईजी हैं, आज भी आईजी रैंक में अमिताभ ठाकुर साहब। तो कहीं ना कहीं हमारे देश में भी ऐसे भी ब्यूरोक्रेट्स हैं जो सरकार के सामने में, खेमका साहब का नाम ले लीजिए ना, हरियाणा में खेमका साहब, चाहे खट्टर की सरकार रही हो या उनका की सरकार हो, उन्होंने सरकार के सामने समझौता नहीं किया। तो ऐसे भी एग्जाम्पल है डीजीपी साहब, और आपको सकारात्मक एग्जाम्पल देना चाहिए क्योंकि आप रोल मॉडल है पुलिस के लिए। एग्जैक्टली, ठीक है। देखिए मैं बोलना चाहूंगा, पूर्व डीजीपी देखिए साहब ने जो यहाँ पे बात कही है कि पुलिस अधिकारी लोक सेवक नहीं होता है, ये बिल्कुल गलत है। इनका सिलेक्शन ही लोक सेवा आयोग के द्वारा होता है। ये शपथ लेते हैं कि देश की जनता और देश के कानून और देश के संविधान के प्रति ये न्यायपूर्ण भूमिका निभाएंगे और उसके प्रति ये वफादार रहेंगे। इन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री की शिकायत हम किससे करेंगे। ये पुलिस अधिकारी होने के बावजूद, डीजीपी होने के बावजूद इनको पता नहीं है कि देश में सबसे बड़ा संविधान होता है, अधिकारियों पे देश क्या में दबाव होता सबसे है। बड़ा क्या कानून होता भाजपा है। सरकार में और मैं पूछना खेमका के साथ चाहूंगा, आपने क्या किया? चलिए, भाजपा सरकार खेमका के साथ क्या किया ये बताइए अरविंद जी। तो क्या प्रशासनिक अधिकारियों पे दबाव होता है, इस बात को भी स्वीकार करना पड़ेगा। देखिए, एक तरफा बात मत कीजिए। खेमका के साथ क्या किया? प्रशासनिक अधिकारियों पे भी दबाव होता है, दबाव होता है। ऋषि जी सुन लेते हैं, जवाब देना चाह रहे हैं, बोलिए सर। एमसी द्विवेदी जी मैंने ये नहीं कहा कि आईपीएस अधिकारी लोक सेवक नहीं होता। मैंने ये कहा कि आईपीएस अधिकारी समाज सुधारक नहीं होता है, वो जन सेवक होता है। गवर्नमेंट के रूल्स के अंतर्गत उसे काम करना पड़ता है और उसके खिलाफ अगर वो पब्लिक में कहे कुछ तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अगर मतलब नियम ये है कि अगर सीनियर की हम शिकायत कर दें और पब्लिक प्रेस को पता चल जाए कहीं भी तो हम पे आरोप लगाया जा सकता है कि और हम पे कार्रवाई हो सकती है। नियम है, तो नियमों के अंतर्गत क्या इसी नियम का फायदा उठाया जाता है, आप ये कहना चाह रहे हैं? द्विवेदी जी, अब तो आप पे कोई कार्रवाई नहीं होनी है। आपने जो आंखों से देखा है, एक बार बताइए तो सही जनता को कि वो कौन पूर्व मुख्यमंत्री हैं। वो नहीं, मैं देखिए, मैं कोई नेता नहीं हूँ। अगर आप मुझसे मिले तो मैं बता दूंगा आपको, लेकिन मैं पब्लिक में कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दूंगा किसी पार्टी। मैंने आपकी कार्यशैली देखी है उत्तर प्रदेश। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर आप मुख्यमंत्रियों के बड़ा नजदीक भी रहे हैं, ये भी मैं मतलब ये संभव है। वहाँ पर सचिन वाजे के ऊपर एक एपीआई होते हुए जिस तरह से उनकी बड़ी हैसियत की बात सामने आ रही है, यानी कि ये संभव है। अभिषेक जी, एक बार फिर से आप ही के पास आते हुए, मुद्दे पर एक बार फिर से वापस से आते हुए, अगर वाकई में एक एपीआई की इतनी औकात हो जाएगी, इतनी हैसियत हो जाएगी कि वो एसीपी को कुछ ना समझे, डीसीपी को कुछ ना समझे, सीधा कमिश्नर को वो रिपोर्ट करे, तो क्या मामले में संदेह उत्पन्न नहीं होगा? और अब हालांकि इंतजार किया जा रहा है कि जो डायरी हाथ लगी है, जल्द से जल्द वो डायरी डिकोड हो जाए, ताकि जो लोग अभी इस समय बोल रहे हैं उनकी मुंह अपने आप बंद हो जाए। फिलहाल लेकिन उसके लिए इंतजार करना होगा। अब वैसे में बताइए, तो फिर क्या आप लोगों के ऊपर सवाल खड़े नहीं होंगे? बिल्कुल शिल्पा, तो तोमर जी, जो चीज अंडर इन्वेस्टिगेशन चल रही है उस पे हमारे भाजपा मित्र जो अरविंद सिंह जी बैठे हुए, उनको भी मैं बताना चाहता हूँ कि आप बता रहे होमवर्क करके नहीं, तो होमवर्क जितना आप जो है विपक्ष में बैठ के कर रहे हैं, मैंने सवाल किया जब सत्ता की वाजेद साहब का महाराष्ट्र में 23 मार्च एंट्री कैसे थी? एक मिनट, सब इंस्पेक्टर सीएम आवास पे एंट्री कैसे थी? मैं कर रहा हूँ, ऋषि मिश्रा सवाल कर रहा है। बात सुनने की क्षमता रखिए, बात सुनने की क्षमता रखिए। अरविंद जी को मैं बताना चाहता हूँ, जब आप सत्ता में थे, अरविंद सिंह जी को मैं बिल्कुल मुद्दे पे मैं आता हूँ। जिस 100 करोड़ की वसूली की बात हम लोग पैरासूट की तरह लेकर उड़ रहे हैं, तो मैं अरविंद सिंह जी को रिपोर्ट करना चाहता हूँ, मुझे बताना चाहता हूँ 23 मार्च डीजीपी ने अपने अरविंद सिंह जी आरोप लगाया है
23 मार्च 2021 100 करोड़ का टारगेट देते थे एपीआई को, और इस बात में दम इसलिए है कि अरविंद सिंह जी, शालीनता के साथ यदि मैं सुनता हूं तो आप भी सुनने की क्षमता रखिए। आप सुनने की क्षमता बनाइए। आपके पास काफी एक्सपीरियंस है। अरविंद सिंह जी, सुनने की क्षमता रखिए। यदि मैं आपको सुनना हूं अरविंद जी, यदि मैं आपको सुनना तो शालीनता के साथ सुनिए। सुनना भी सीखिए। यदि आप सुनने की क्षमता नहीं है तो डिबेट आरोप लगा रहे हैं अरविंद सिंह, धर्म विपक्ष में बैठ के निभा रहे हैं। जब आप अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो उन पर जवाब दीजिए। अभिषेक जी जवाब दे रहे हैं, समय जाया ना करें। जल्दी अभिषेक जी, उसके बाद ऋषि जी। अरविंद जी, शालीनता के साथ यदि मैं आपको सुन रहा हूं तो आपको भी सुनना होगा। सब सुन रहे हैं आपको सर, जल्दी से आपको भी सुनना होगा। अरविंद जी, देना होगा। अरविंद जी, आपको सुनना पड़ेगा। 23 मार्च 2021। अरविंद जी, आप बात दबा नहीं सकते। आप बात बिल्कुल नहीं दबा सकते हैं। आप हमारे देश में क्या आप बिल्कुल आवाज नहीं दबा सकते। आप हमारी बात को सुनिए अरविंद जी। देखिए किसी भी 23 मार्च 2021 मैं दावे 23 मार्च 2021 को 2438 करोड़ का घोटाला आपकी सरकार में होता है। पूर्व मंत्री सुधीर मुंडा की बात। अभिषेक जी सुन लीजिए, सुन लीजिए शिल्पा जी, आप मुझे बात करने का अवसर दीजिए। जिस घोटाले की बात करती है लगाए जा रहे हैं एनसीपी शिवसेना की सरकार के ऊपर। भ्रष्टाचारी आप लोग हैं, सबसे में बैठ के भ्रष्टाचार करते हैं आप लोग। पुलिस का उपयोग करते हैं। गुप्तेश्वर पांडे उसका ताजा उदाहरण है। बिहार में चुनाव के दौरान गुप्तेश्वर पांडे का जैसा उपयोग आपने किया है, ये आपका ताजा उदाहरण पेश करता है। आप सुल्तान सिंह राजपूत प्रकरण में गुप्तेश्वर पांडे जी को आपने ताज के पत्तों पर प्रयोग किया है। आपने ट्रंप का घर प्रयोग किया था। अभिषेक जी प्लीज सुन लीजिए। अरविंद जी 2 सेकंड दे दीजिए। बोलिए। चाहे भाजपा हो, शिवसेना हो, कांग्रेस हो, भ्रष्टाचार से सभी सियासतदानों ने समझौता किया है। हाँ। ये आप भी जानती हैं। येदियुरप्पा पे अभी कर्नाटका हाई कोर्ट ने केस खोला है। येदियुरप्पा पे जमीन घोटाले का सीरियस चार्ज है, और आप अभी आप देखिए कोर्ट ने केस चालू कर रखा है। भ्रष्टाचार में सभी के हाथ, सभी के दामन पे दाग है, सभी के दाग है। ऐसे में बस क्या मौके की तलाश में रहते हैं तमाम लोग। एक मामला सामने आ जाए और हमलावर हो जाए, अपने गिरबान में झांकने की कोशिश नहीं की जाती। आरोप मुक्त नहीं हो गए। ठीक है सर, आरोप में दम नहीं है, फर्जी आरोप है। ठीक है सर। उनके ऊपर आरोप लगा तो तुरंत इस्तीफा दिया। मैं एक रिपोर्ट प्रस्तुत करना चाहता हूँ। कर्नाटका हाईकोर्ट ने 1 हफ्ता पड़ेगा केस चलाने का, केस चलाने का मंजूरी दी है। आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। चलिए ठीक है सर, प्रस्तुत करना चाहता हूँ। ठीक है अरविंद जी, ठीक है आपकी बात आ गई है। अगर आपके ऊपर कोई आरोप लग रहा है अरविंद जी, आप उसे नकार दीजिए। ठीक है, आप बोलने का मौका तो दीजिए। बिल्कुल, आप लगातार बोलने जा रहे हैं। अगर आप तीनों लोग व्यक्ति एक साथ बोलेंगे तो बताइए आपकी बात कैसे समझ में आरोप लगा। अच्छा ठीक है, जो आरोप जल्दी से जवाब दीजिए। 30 सेकंड सुनिए। येदियुरप्पा जी के ऊपर आरोप लगा था। आरोप लगते ही उन्होंने पद से इस्तीफा दिया और दोबारा सरकारी पद पर तब आए जब कोर्ट ने उनको आरोप मुक्त किया। तो ये है भाजपा का चरित्र। ये शिवसेना के लोग, एनसीपी के लोग, कांग्रेस के लोग लूट करने वाले और रिश्वत की उगाही करने वाले हमारे ऊपर आरोप नहीं लगा सकते। डॉक्टर सुनील कौशिक, क्या बीजेपी बाकी इतनी बात साफ है? मैं ये तो नहीं कह सकता कि बीजेपी में बात साफ है, लेकिन लोकतंत्र के मूल्य कुछ होते हैं जिनकी जिम्मेदारी राजनीतिक दलों की होती है। यदि कोई आरोप लगता है तो आरोप के बाद इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा के बाद यदि आप बिल्कुल फ्री होकर के आते हैं, आप आरोप मुक्त होकर के आते हैं, तो राजनीति में आपका स्वागत है। लेकिन इतना खिंचाव जैसे महाराष्ट्र के मुद्दे पर देखने को मिल रहा है, लगभग हफ्ताभर हो गया। हफ्ते भर के बाद आपके डीजी लेवल के व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, मतलब एक सरकार को खुला चैलेंज है। आखिर में मुख्यमंत्री की जो चुप्पी है वो कहीं न कहीं शक जाहिर करती है, कहीं न कहीं सवाल खड़े करती है। क्या मुख्यमंत्री ने उनको सस्पेंड, निलंबित क्यों नहीं किया अभी तक? मुख्यमंत्री ने इस पर कोई कमेटी बनाकर जांच की घोषणा क्यों नहीं की? जो एनआईए और एटीएस कर रही है वो दूसरे मुद्दे की कर रही है। लेकिन 100 करोड़ का जो आरोप लगा है, जो लेन देन का मामला है, उस पर अभी तक महाराष्ट्र सरकार ने कोई कमेटी नहीं बनाई।
सवाल ये तो उठता है, सवाल अभिषेक क्वेश्चन जी, मार्क इसलिए हाँ। शिल्पा लगता है कि अब तक मुख्यमंत्री की चुप्पी और किसी कमेटी की न घोषणा मुख्यमंत्री को संदेह के घेरे में खड़ा करता है। तो आप लोगों तो अभिषेक अग्निहोत्री जी नजीर पेश की जानी चाहिए थी आप लोगों की तरफ से कि भाई देखिए, तुरंत आरोप लगने के बाद जांच कमेटी बैठा दी गई, इस्तीफा दिलवाने के बाद पाक साफ होकर सामने आते और उसके बाद डबल पावर के साथ बीजेपी को अटैकिंग मोड के साथ जवाब देने की कोशिश करते, लेकिन ऐसा होता हुआ कुछ नजर आ नहीं रहा है। यानी कि इसी वजह से तो कहा जा रहा है कि जरूर अंदर ही अंदर दाल में कुछ काला है, आप लोग इसीलिए डरे हुए हैं, इसलिए सीएम अब तक चुप्पी साधे हुए हैं। शिल्पा जी राजनीतिक रूप से जो ये हवा देने का प्रयास किया गया, भाई साहब ये राजनीतिक हवा नहीं है, एक अरविंद सर्विंग जी एक बार जवाब ले ने लेते आरोप हैं, लगाया क्या है। कहना चाह रहे हैं, जवाब ले लेते हैं, उसके बाद आप सुनिए हाँ, बोलिए। समस्या ये है कि आप लोग सुनते नहीं, नहीं सुन रहे हैं सर, सुन रहे हैं, आप वो सुनना चुप नहीं हो गए हैं, चाहते, बोलिए आप सिर्फ बोलना चाहते हैं। बोलिए। राजनीतिक आक्षेप कोई पहली बार नहीं लगाया भाजपा ने। अभिषेक जी जो प्रश्न आपसे किया जाता है उसका आप जवाब नहीं देते हैं, तो हम यहाँ आपका भाषण सुनने के लिए नहीं बैठे हैं। आप अनर्गल जो यहाँ प्रलाप करेंगे हम उसको सुनने के लिए नहीं बैठे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ क्या कारण है कि महाराष्ट्र सरकार का एक सर्विंग डीजीपी गृह मंत्री के ऊपर आरोप लगा रहा है और कह रहा है कि मैंने मुख्यमंत्री को भी बताया है और मुख्यमंत्री मुख्य दर्शक बने हुए हैं, क्या कारण है? दूसरी बात बताइए क्या कारण है 16 साल से सस्पेंड एक एपीआई को आपकी सरकार बहाल करती है, बहाल करके महत्वपूर्ण विभाग देती है, इसका जवाब दीजिए। इधर उधर मत जाइए आप, और इधर उधर जाएंगे तो बीच में मैं बोलूंगा। उनकी ईमानदारी जागती है, आप इस बात पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? डीजीपी परमवीर सिंह जी की जब डिमोशन हो जाता है उसके बाद उनकी ईमानदारी जाग रही है, आप इस पर भी तो ध्यान दीजिए। ये हमारा विषय नहीं है, उन्होंने आरोप लगाया है तो जांच होनी चाहिए। जब आप लोगों की तरफ से कहा गया ये बहुत बड़ी गलती हुई है, क्या इतनी बड़ी गलती कि दूध का दूध क्या है और पानी का पानी क्या है? सस्पेंड किया जाना नहीं हो सकता? नहीं, सस्पेंशन फिर अगर सस्पेंशन भी होता तो ये कहा जाता कि उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर वो समस्या इस बात की राजनीतिक जो ये एलिगेशंस लगते हैं कुछ भाई साहब सरकारें क्या कहा जाएगा क्या नहीं कहा जाएगा आधार पे काम नहीं करती है। सरकारें काम करती है तथ्य के आधार पे, सरकारें काम करती है कानून के आधार पे, सरकारें काम करती है क्या उचित है क्या अनुचित है उसके आधार पे। चलिए ठीक है प्रोफेसर कौशिक, क्या यहाँ महाराष्ट्र में मुंबई के इस मसली मुद्दे पर बीजेपी को एक जैकपॉट हासिल होता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए इतनी पुरजोर ताकत के साथ अटैकिंग मोड में नजर आ रही है? आज रविशंकर प्रसाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखकर तो कुछ ऐसा ही लग रहा था। नहीं देखो शिल्पा, ये विपक्ष की जिम्मेदारी है, और जिस प्रदेश में या जिस देश में विपक्ष सशक्त है मुझे लगता है कि लोकतंत्र को बचाए रखने की जिम्मेदारी विपक्ष की होती है। कभी कभी क्या होता है कि सरकार की आंखें अंधी होती हैं जब वो शासन में होता है, वो कोई भी राजनीतिक दल हो, सत्ता के केंद्र के आसपास उनके चापलूस लोग टाइप के ज़्यादा लोग होते हैं। और कोई भी सरकार के खिलाफ उनका अधिकारी या उन जिन दलों के साथ उनका गठबंधन है वो, या जो प्रशासनिक स्तर पर मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठते हैं, वो अधिकतर आरोप प्रत्यारोप के में नहीं जाना चाहते। तो ये विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी कोई आचरण सरकार या सरकार के अधिकारियों द्वारा किया गया है तो वो कम से कम मुद्दा जनमानस के बीच ले जाने का काम करे। और मुझे लगता है कि शिवसेना की जिम्मेदारी बनती है, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की जिम्मेदारी बनती है कि इसका पटाक्षेप जल्दी करके मीडिया के सामने आए और इस जांच में अपना सहयोग करें, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन कहीं न कहीं सवाल के घेरे में इसलिए आ रहे हैं कि चुप्पी साधना, शरद पवार द्वारा उनका बचाव करना, ऐसे मीडिया के सामने बातें रखना जहां वो लगता है कि वो खुद बचाव के मूड में बैठे हुए हैं, तो ये थोड़े से सवाल खड़ा करती है। दूसरी तीन दलों के गठबंधन की सरकार है, वहां जिम्मेदारी इसलिए उद्धव ठाकरे की ज्यादा हो जाती है कि आप उसका नेतृत्व कर रहे हैं। और जिस तरीके से शिवसेना का आचरण रहा है महाराष्ट्र में, कि जिस तरीके जिन मुद्दों के खिलाफ, ऐसे मामलों के खिलाफ सब शिवसेना हमेशा सड़कों पर रही है, या तो वही आरोप शिवसेना की सरकार रहते हुए लग रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ऐसे सवाल खड़ा करती है कि जहां कहीं न कहीं शिवसेना को डैमेज करे। ठीक है एमसी द्विवेदी जी, इन सारे सवालों के जल्द से जल्द जवाब हमें ढूंढने होंगे, जांच पड़ताल के बाद ही तथ्य निकलकर सामने आ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है मुंबई पुलिस की विश्वसनीयता पर। और अगर वो वापस से पाना है तो फिर एक एक चेहरे को बेनकाब करते हुए जो दोषी है उसे सजा दिलाई जाए और जो निर्दोष है उसे वापस से पद पर लाया जाए। इसमें क्या समस्या है? जनता में तो ऐसे में विश्वास और ज्यादा बढ़ेगा ना, कि देखिए किस तरह से निष्पक्ष तरीके से मामले की जांच पड़ताल हुई और सच सामने आया। आप बिल्कुल
देखिए, प्रथम दृष्टया भी जिस तरह से घटनाक्रम हुआ है, हाँ। उससे कॉमन सेंस से मतलब ये निष्कर्ष लगता है सही कि काफी कुछ आरोप सही है। कमिश्नर द्वारा लगाए गए आरोप बहुत कुछ सही है। हाँ। उन्होंने अपने पत्र में ये खुद मुख्यमंत्री को लिखा है कि मैं आपसे भी मैंने बताई ये बात, उन्होंने ये भी लिखा है। हाँ। और कमिश्नर इंटेलिजेंस भी पहले लिख चुकी है। हाँ। तो कॉमन सेंस से आरोप सही लगते हैं प्रथम दृष्टया। तो ऐसी स्थिति में ये आवश्यक है कि गवर्नमेंट इसमें कार्रवाई करे, और जब किसी के खिलाफ प्रथम दृष्टया आरोप सही लगते हैं तो सामान्यतः आदमी को सस्पेंड कर दिया जाता है या ड्यूटी से हटा दिया जाता है। हाँ। तो जिन व्यक्तियों के विरुद्ध ये आरोप है उन्हें ड्यूटी से हटाया जाना चाहिए। हाँ। अगर सही ढंग से कार्रवाई है तो उन्हें ड्यूटी से हटाया जाना चाहिए, और बीच में निष्पक्ष जांच कोई करे, सीबीआई करे, कोई एजेंसी निष्पक्ष जांच कर ले, और उसके बाद में अगर आरोप गलत पाए जाते हैं तो वो व्यक्ति उसी पद पर पुनः लाया जा सकता है। हाँ। मेरा ऐसा विचार है। चलिए डॉक्टर सुनील कौशिक, आपका फाइनल कमेंट, आपको क्या लग रहा है इस पूरे मामले को बिल्कुल लेकर? द्विवेदी जी ने यही कहा, और हाँ। यही एक जिम्मेदारी सरकार की होती है कि सरकार के ऊपर, सरकार के अधिकारियों के ऊपर या किसी भी नेता के ऊपर जो सरकार से संबंधित पार्टी है, हाँ। तो उसके ऊपर कोई आरोप लगता है तो सबसे पहले स्वयं सरकार के मुखिया को या पार्टी के मुखिया को आगे आकर के जांच का ऐलान करना चाहिए। सबसे पहले उनसे इस्तीफा लेना चाहिए, सबसे पहले उनको निलंबित करना चाहिए, यही नैतिक जिम्मेदारी है। हाँ। और ऐसा कौन सा संविधान में लिखा है कि यदि आप सही पाए जाते हैं तो पुनः आपका स्वागत है, वापसी है। हाँ। लेकिन जनता के प्रति जवाबदेही आपकी बनती है। जिस तरीके से जनता ने विश्वास के साथ आपको सत्ता तक ले जाया गया है, सत्ता के केंद्र में जनता ने बैठाया जिस विश्वास के साथ, हाँ। तो जनता के साथ विश्वासघात नहीं हो सकता। तो कोई भी सवाल उठता है तो उसका जवाब देना सरकार का लेकिन काम। कौशिक जी, जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि पुलिस अगर इतने ही दबाव में काम करती है तो पुलिस फिर काम कैसे कर पाती होगी? पुलिस वसूली पर ध्यान दे कि लोगों की रक्षा सुरक्षा पर ध्यान दे? नहीं, इसका जवाब अगर राजनीतिक दबाव इस हद तक उन लोगों के ऊपर होता है तो वो करे तो क्या करे? नहीं, इसका जवाब तो द्विवेदी जी दे पाएंगे, क्योंकि जब आप ट्रांसफर पोस्टिंग के लालच में, हाँ। जब अधिकारी पढ़ते हैं और उनको सही पोस्टिंग चाहिए, सही जिले चाहिए, सही वो पैसा देंगे तो मलाईदार फिर वाले वसूलने की पद भी चाहिए, कोशिश करेंगे। तो ऐसा वो करते हैं। हाँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे लोग ऐसे होते हैं। कुछ हाँ। लोग ऐसे भी होते हैं कि जहां भी हमारी ट्रांसफर पोस्टिंग कर दो हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जहां मलाईदार पदों पे आने के लिए ऐसा वो लालच नेताओं को भी देते हैं और कहीं ना कहीं वसूली का हिस्सा भी वो बनते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये द्विवेदी जी का मैं पहली बार सुन रहा हूं कि एक ऐसा कॉकस भी होता है जो पूरा हिस्सा मुख्यमंत्री तक ले जाता है। पार्टी मुखियाओं तक तो बात चलती थी, लेकिन मुख्यमंत्री तक हिस्सा जाता है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत गंभीर मामला है, और यदि ऐसा कुछ भी होता है तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजी ने ऐसे आरोप लगाए हैं, तो सरकार को पूर्व डीजीपी के बयानों को आधार मानते हुए एक ऐसी जांच कमेटी बनानी चाहिए जिससे ये बातें सामने निकल के आए कि वास्तव में मुख्यमंत्रियों तक ऐसे कॉकस का हिस्सा रहे हैं और मुख्यमंत्रियों तक क्या हिस्सा पहुंचाते रहे हैं, ताकि पुलिस का सिस्टम, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो चाहे वो महाराष्ट्र का हो, एक विश्वसनीयता बनी रह सके, बरकरार रह सके। चलिए ठीक है, अरविंद जी जल्दी से आपका फाइनल कमेंट। आपने तमाम आरोप यहां पर लगाए हैं, लेकिन फिलहाल किस तरफ ये आगे मामला बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? आप लोगों की अब आगे क्या डिमांड? देखिए, मेरा फाइनल कहना यह है कि जो ये आरोप लगा है साधारण आरोप नहीं है। एक सर्विंग डीजीपी ने अपने गृह मंत्री के खिलाफ आरोप लगाया है कि उन्होंने एक अधिकारी को आदेश दिया था 100 करोड़ पर मंथ वसूलने के लिए। इतने बड़े आरोप के बाद ये बनता था कि मुख्यमंत्री उनको सस्पेंड करते, गृह मंत्री को, और किसी स्वतंत्र एजेंसी से, सीबीआई है या न्यायिक एजेंसी से जांच कराते। ठीक है, जल्द से जल्द इस्तीफा देते हुए न्यायिक एजेंसी से जांच कराने की मांग बीजेपी की तरफ से। ठीक है, जवाब दीजिए अभिषेक अग्निहोत्री, आपका फाइनल कमेंट। क्या आश्वासन देंगे? कैसे इस मामले की जांच पड़ताल को आगे बढ़ाएंगे कि ताकि सच सामने आ सके, दूध का दूध पानी का पानी हो सके? आप मुझे छोड़िए, अपना जवाब दीजिए। आपका क्या फाइनल कमेंट सर, जल्दी, मेरे पास समय की कमी है। होम मिनिस्टर के को क्यों नहीं बर्खास्त किया जाना चाहिए, बताइए। जो आपने सुनिए, केंद्रीय जांच एजेंसियों निरंकुश तरीके से जो अभी तक प्रयोग, अरे तो कोर्ट से जांच करा लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के पास जाइए और कहिए कि वो एक जल्दी से जांच हो जाए, न्यायिक जांच करा लीजिए। न्यायाधीशों की सर, आप बीच मत बोलिए ना। आप जब अपना टाइम पा चुके तो आप बीच में क्यों बोलते हैं? आप सुनने की क्षमता बढ़ाइए अपनी भाई। ठीक है अभिषेक जी, जल्दी से 10 सेकंड आपकी क्षमता बढ़ाइए। फाइनल कमेंट सर। 2438 करोड़ रुपया घोटाला हुआ था 23 मार्च 2021 को। टाइम्स का पेपर पढ़िएगा। गृह मंत्री पे सर्विंग आपको अपना आश्वासन देना था
अपना पक्ष रखना था, बीजेपी पर चले गए। जनता ये सुनने के लिए नहीं बैठी थी, जनता ये जानने के लिए बैठी है कि इस मामले को लेकर अब आप लोग किस तरह से निष्पक्ष तरीके से आगे कार्रवाई को बढ़ाएंगे। चलिए ठीक है, मेरे पास समय बस इतना ही था। आप सभी मेहमान का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल वसूली के फंदे ने अटकाई है महाअघाड़ी सरकार की सांसें। 100 करोड़ की वसूली का आरोप या हकीकत, जांच जारी। ये जो वसूली कंपनी का मामला सामने आ रहा है, इसका असल बॉस कौन है? कौन है वो असल चेहरा जिस पूरे मामले को पीछे पर्दे के पीछे बैठकर खेल रहा है? डिकोडिंग, कोडिंग, ये जो डायरी सामने आई सचिन वाजे की, कौन कौन से चेहरे होंगे बेनकाब, रहेगा इंतजार। फिलहाल मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।